नमस्ते जी। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी का मीन्स है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी लाइफ लाइन, उसकी जीवन रेखाएं, उसका ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात के साधन होते हैं। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप लोगों को पता है ट्रांसपोर्ट क्या होता है। वो मीन्स जिनके थ्रू हम लोग वस्तुओं को, चीज़ों को और पीपल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के आते हैं, जाते हैं, उन्हीं को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। यातायात के साधन इनको कहा जाता है, जिनकी हेल्प से हम गुड्स को और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के आते हैं और जाते हैं। दैट इज़ नोन एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब आपको ये भी पता है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, लैंड, वाटर, एयर। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। देखिए, लैंड ट्रांसपोर्ट जो है उसको मतलब हिंदी में थल साधन, वायु साधन और जल साधन। लैंड जो है उसको हम उनके जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं उसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस। दूसरा आपके पास आता है वाटर। इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनलैंड और ओवरसीज। उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट आता है, ये भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक का मीन्स होता है घरेलू और इंटरनेशनल का मीन्स होता है अंतर्राष्ट्रीय। अब डोमेस्टिक एयरवेज जो हैं उनको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज़ दैट इज़ पब्लिक अंडरटेकिंग और सेकेंडली प्राइवेट एयरलाइंस। अब आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस स्टार्ट। देखिए, टाइप्स ऑफ रोडवेज। सबसे पहले जो आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो लैंड ट्रांसपोर्ट था उसमें रोडवेज को इंक्लूड किया जाता है। मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि रोडवेज जो हैं वो 6 टाइप के हमारे यहाँ पे दिए गए हैं और इनको अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। तो फर्स्टली आपका जो रोडवेज है वो होता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग भी बोला जाता है। और इसको मेंटेन करने का, इसकी मुरम्मत करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास होती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको NHAI कहा जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कई बार आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसको आप अच्छे से माइंड में रखेंगे। दूसरा आता है आपके पास नेशनल हाईवे। इनको मेंटेन करने का जो काम है, इनकी मुरम्मत का जो काम है वो CPWD का होता है। CPWD मीन्स सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जिसको कहा जाता है। CPWD की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कहा जाता है। स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे जो हैं इनका जो निर्माण है, इनका जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। PWD के द्वारा इसका मुरम्मत का कार्य किया जाता है। उसके अलावा बॉर्डर रोड्स होते हैं। बॉर्डर रोड्स की जो मेंटेनेंस है, उसकी जो मुरम्मत का कार्य है, ये BRO के पास होती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड जो है इसका निर्माण जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। और इसके लास्ट में हमारे पास आता है रूरल रोड, मीन्स ग्रामीण सड़कें जो होती हैं उनका जो मरम्मत का कार्य होता है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत किया जाता है। अब सबसे पहले रोडवेज क्या होते हैं और कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। देखिए, रोडवेज, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग टू अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट। भारत जो है रोडवेज का एक बहुत ही बड़ा चैनल है। ये पूरे के पूरे वर्ल्ड का 2.3 मिलियन किलोमीटर हमारे देश में प्रेजेंट है। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रोसीडेड
railways, they have scored over railways due to the following reason. अब इसने मतलब जो ये रोडवेज है इसने रेलवेज को पीछे छोड़ दिया है और उसके लिए फॉलोइंग रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं। क्या क्या रीज़न है? फर्स्टली, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ द रेलवे लाइंस। देखिए, रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करने में और उनकी मरम्मत करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जबकि जो हमारी रोड हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। रोड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर फॉर शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस। और रोड्स जो हैं, सड़कें जो हैं, उनका उपयोग वस्तुओं को और यात्रियों को कम समय में और कम डिस्टेंस दूरी तक ले जाने में यूज़फुल है। दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन हिली, डेजर्टेड एंड फॉरेस्टेड एरियाज़। और सड़कें जो हैं इनको हिली मतलब जो हिली एरियाज़ होते हैं, पहाड़ी इलाके जो होते हैं, डेजर्टेड एरिया जैसे मरुस्थल वगैरह का जो क्षेत्र है, और फॉरेस्टेड एरिया में भी इनका निर्माण किया जा सकता है। दे कनेक्ट फील्ड्स विद मार्केट्स, फैक्ट्रीज विद फार्म्स एंड प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज। और सड़कों का निर्माण खेतों से लेकर के मार्केट तक, फैक्ट्री तक, फार्म तक, और इसके अलावा सड़कें जो हैं वो हमें डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, यानी घर तक भी हमें सेवाएं प्रोवाइड करती हैं। फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज़ रोड्स प्रोड्यूस बेटर सर्विसेज देन रेलवे। और इस कारण से ये जो है रेलवे जो है वो रोड्स जो हैं वो रेलवे के कंपैरिजन में बहुत अच्छी सुविधाएं हमें प्रदान करते हैं। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि रोड्स जो हैं उनको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो अब इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग इनको बोला जाता है। The government has launched a major road development project connecting Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by 6-lane super highways। अब सरकार ने एक ऐसा प्रोजेक्ट किया जिसमें उन्होंने बड़ा जो हमारे शहर थे उनको आपस में कनेक्ट किया था। अब क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज हैं वो किन किन राज्यों को आपस में जोड़ता है, तो ये है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली। और ये 6 लेन का है, सुपर हाईवे है। दे हैव बीन प्लान टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया। और ये इस योजना को माइंड में रख करके बनाया गया था कि इससे जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो कम हो जाए और लोगों का जो बड़े बड़े शहरों में आने जाने में जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उसको कम किया जा सके और मतलब जल्दी लोगों को उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जा सके। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ इम्प्लीमेंटिंग दीज हाईवे प्रोजेक्ट्स। और भारत की जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो इससे संबंधित जो भी हाईवे से संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं उनको लागू करती है। नेक्स्ट आपके पास आता है नेशनल हाईवेज़। नेशनल हाईवेज़ क्या होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग जिनको कहा जाता है। These roads connect the state capital, big cities and important ports and are of national importance। नेशनल हाईवेज़ जो हमारे होते हैं ये हमारी जो स्टेट्स हैं, राज्य की राजधानियां हैं, उनको बड़े बड़े शहरों के साथ और जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं, महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, उनके साथ इसको जोड़ती हैं। These are led and maintained by the Central Public Works Department। और इनकी मरम्मत का जो कार्य है वो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD की फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा नेशनल हाईवेज़ का कंस्ट्रक्शन का और मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है स्टेट हाईवेज़, राज्य राजमार्ग जिनको कहा जाता है। दीज रोड्स कनेक्ट अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। अब ये जो हैं स्टेट हाईवेज़ जो हैं
ये हमारे राज्य को कैपिटल के साथ और अलग अलग जिलों के जो हेडक्वार्टर्स हैं, मुख्यालय हैं, उनके साथ जोड़ते हैं। और दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। और इनकी मरम्मत का जो कार्य है वो स्टेट वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा कराया जाता है, स्टेट्स में और केंद्र शासित राज्यों में। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जिला सड़कें जिनको कहा जाता है। द रोड्स विच कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज द डिस्ट्रिक्ट रोड्स। देखिए, ऐसे रोड्स, ऐसी सड़कें जो एक ज़िले के मुख्यालयों को दूसरे ज़िले के साथ जोड़ती हैं, इन्हें डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहा जाता है, इन्हें जिला सड़कें कहा जाता है। द जिला परिषद इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज रोड्स। और डिस्ट्रिक्ट रोड्स को मेंटेन करने का, उनकी कंस्ट्रक्शन करने का, मतलब उनका निर्माण करने का और उनकी मरम्मत करने का जो कार्य है वो जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है अदर रोड्स। देखिए, रूरल रोड्स विच कनेक्ट रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद नेबरिंग टाउन्स एंड सिटीज़। अब कुछ और रोड्स भी होते हैं जिनको रूरल रोड्स कहा जाता है, ग्रामीण सड़कें जिनको कहा जाता है। ये जो रोड्स होते हैं ये रूरल एरियाज़ को और उनके जो नेबर के आसपास के जो टाउन्स हैं, कस्बे हैं और शहर हैं, उनके साथ जोड़ता है। आर क्लासिफाइड अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और इनको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अब आपके पास आता है बॉर्डर रोड्स, मीन्स सीमांत सड़कें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमांत सड़कों के ऊपर आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से ये हमारे लिए यूज़फुल हैं, किस प्रकार से ये इनके हमें क्या क्या लाभ हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज border roads organization, the government of India construct and maintain these road in the bordering areas of the country। देखिए, एक तो सबसे मेन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको BRO भी कहा जाता है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनको मेंटेन करने की। और दूसरा मेन हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है देश की, उसको इसका निर्माण करने का, इसका कंस्ट्रक्शन करने का काम उनके पास होता है। रोड्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, सच एज मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड। देखिए, अब रोड्स जो हैं उनमें जो सामान प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग किया जाता है, मटेरियल यूज़ किया जाता है, उनके आधार पर रोड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेल्टेड एंड अनमेल्टेड रोड, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। ड्यू टू मेडअप्स ऑफ सीमेंट, कॉन्क्रीट और इवन ब्यूटेमिन ऑफ कॉयल, मेटल्ड रोड्स आर ऑल वेदर रोड्स। देखिए, मेटल होती हैं पक्की सड़कें। अब इन सड़कों में सीमेंट का यूज़ किया जाता है, कोयल का यूज़ किया जाता है, तो जिनके कारण ये जो सड़कें होती हैं सभी मौसमों के लिए यूज़फुल होती हैं। वाइल अनमेटल्ड रोड्स गो आउट ऑफ द यूज़ इन द रेनी सीज़न। और जो आपकी अनमेल्टेड हैं, कच्ची रोड्स जो हैं, वो रेनी सीज़न में यूज़फुल नहीं होती हैं। अब हमारी जो रोडवेज़ हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। रोड ट्रांसपोर्टेशन है, क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन। उनमें से कुछ मेजर हैं। इनएडिक्वेट रोड नेटवर्क, एक तो भारत में जो रोडवेज़ का नेटवर्क है वो पर्याप्त नहीं है। इनएडिक्वेट नेशनल हाईवे, हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो भी पर्याप्त नहीं हैं। हाईली कंजस्टेड रोड्स इन सिटीज़ एंड ओल्ड एंड नैरो ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स, पुलियाँ होती हैं छोटी छोटी, उनको बोला जाता है हाईली। देखिए, हमारे शहरों के जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाली हैं। और इसके अलावा जो ब्रिज हैं, जो पुल हैं, वो पुराने हैं और नैरो होता है, संकरे हैं, मीन्स भीड़ वाले हैं, छोटे कह सकते हैं। एंड कलवर्ट्स और पुलियाँ जो है वो भी छोटी हैं। हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, इनकी मरम्मत के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च आता है। इंक्रीज इन द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और इसके अलावा
ये हमारा जो पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वातावरण में प्रदूषण को भी बढ़ाती हैं। सेकंड पॉइंट पे हमने किया था रेलवेज़। अब रेलवेज़ क्या होती हैं? दे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स। देखिए, रेलवेज़ जो हैं वो यातायात का एक मुख्य साधन है जिसमें भारी सामान को और यात्रियों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इंडियन रेलवेज बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। देखिए, भारत की जो रेलवे है वो एक तो हमारे देश की जो आर्थिक लाइफ है, आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसको सही रखती है, और इसके साथ साथ हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं और कृषि है, उसको भी बढ़ाने में हेल्प करती है। अब यहाँ पे आपको कुछ टाइप ऑफ रोड्स दिया है, कितने टाइप के रोड होते हैं देख लीजिए पहले। टाइप्स ऑफ रेलवे गोज। द इंडियन रेलवे नेटवर्क कंप्राइजेज 3 टाइप ऑफ रेलवे गोज। देखिए, भारत में जो रेलवे नेटवर्क है वो 3 प्रकार के गोजेज यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले तो ब्रॉड गोज है। इसमें आपको यही पूछा जा सकता है, इनकी जो है ये बीच का डिस्टेंस जो होता है पटरियों के बीच का, उसको बोला जाता है ये ब्रॉड गोज। ये कितने मीटर का होता है? 1.676 मीटर का होता है। मीटर गोज ये 1 मीटर का होता है। और नैरो गोज जो 1 से कम है, 0.76 और 0.610 हो सकते हैं। तो इनमें से मोस्टली आप लोगों को जो ब्रॉड गोज है उसके बारे में पूछा जाता है, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। द फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे इन आवर कंट्री। हमारे देश में रेलवे का जो प्रारूप है उसको काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं। एक तो भौगोलिक फैक्टर हैं, आर्थिक, और दूसरा प्रशासनिक फैक्टर। फॉर एग्जांपल, द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज एंड हाई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैव फेवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन दिस एरियाज। देखिए, हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, मीन्स उत्तरी जो मैदान हैं, वहाँ पे लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विशाल है। पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा कृषि के जो रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं। और हाई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा उद्योग वहाँ पे लगाए गए हैं, जिनके कारण इन एरियाज़ में रेलवेज़ का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा होता है। While floodplains of Bihar and Assam and the rugged topography of the Himalayan region are unfavorable for the construction of railway lines due to the high relief, sparse population and lack of economic opportunities। और इसके अलावा बिहार और असम जैसे हमारे राज्यों में जहाँ पे जो फ्लड प्लेन्स हैं, मतलब बाढ़ के मैदान हैं, और इसके अलावा जो हमारे हिमालय के हाई एंड डाउन, ऊंचे ऊंचे जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी रेलवे का कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो भी रेलवे के कंस्ट्रक्शन में, रेलवे के निर्माण के लिए फेवरेबल नहीं है। और इन क्षेत्रों में जो पॉपुलेशन है वो भी छितरी हुई है, मीन्स थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे होती है, और यहाँ पे जो आर्थिक अवसर हैं उनकी भी कमी होती है। लाइकवाइज इट वाज डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइंस ऑन द सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, स्वैम्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। इसी प्रकार से रेलवे लाइंस जो हैं राजस्थान के जो सैंडी प्लेन्स हैं, रेतीले क्षेत्र हैं, और गुजरात के दलदली भूमि वाले क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जंगलों वाले एरियाज़ हैं, तो जंगलों वाले क्षेत्र हैं, तो ऐसे एरिया में भी ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं, इनके लिए उपयुक्त नहीं हैं। द कॉन्टिन्यूस स्ट्रेचेज ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स और पासिस। और इसके अलावा सह्याद्री जो पर्वत है उनको सिर्फ घाट्स के द्वारा ही पास किया जा सकता है, घाटों के द्वारा ही उनमें से निकला जा सकता है। अब देखिए, जैसे हमने रोडवेज़ की प्रॉब्लम करी थी, उसी प्रकार से हमारी रेलवे जो ट्रांसपोर्ट है इसको भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। लेट अस सी।
Railway transport suffers from certain problems as well because some people cause heavy damage to the railway by traveling without tickets, pulling the chain unnecessarily, and by stealing and damaging of railway property. कई बार क्या होता है कि हमारी जो मतलब जो यात्री हैं वो बिना किसी कारण से ही चेन को खींच देते हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना टिकट के ही यात्रा करते हैं, और रेलवे की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो चोरी वगैरह की जाती है, जो कि इसके लिए हानिकारक हो। लैंड ट्रांसपोर्ट में थर्ड जो हमारा पार्ट आता है दैट इज़ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। देखिए हमारे यहाँ पे पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको भी 3 पार्ट्स में इन्होंने अलग अलग जगह पे इनको एस्टेब्लिश किया गया है, स्थापित किया गया है। अपर असम टू कानपुर, असम से लेकर कानपुर तक, सलाया टू जलंधर, हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन यूपी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हजीरा वाली जो है, ठीक है, आगे इसको पढ़ेंगे हम लोग। पाइपलाइन क्या होती हैं? पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ अ न्यू अराइवल ऑन द इंडियन ट्रांसपोर्टेशन मैप. In the past, pipelines were used for transporting water to cities and industries. देखिए पाइपलाइन हमारे ट्रांसपोर्टेशन में एक नया ही नेटवर्क है, और पहले जो पाइपलाइंस थी इनका यूज़ शहरों में और उद्योगों में पानी को ले जाने के लिए किया जाता था। At present, these are also used to transport crude oil, petroleum products, and natural gas from oil and natural gas fields to the refineries, fertilizer factories, and big thermal power plants. परंतु आज इन्हीं पाइपलाइंस का उपयोग जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल है, पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल गैस हैं, उनको उनके क्षेत्रों से लेकर के जहाँ पे रिफाइनरीज बनाई गई हैं और उर्वरकों की जो फैक्ट्रीज़ हैं और बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स बनाए गए हैं, वहाँ तक इनको पहुँचाया जाता है। सॉलिड्स आर कन्वर्टेड दैम इनटू स्लरी कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन। देखिए जो सॉलिड होते हैं, कठोर जो चीज़ें होती हैं, उनको पहले पिघलाया जाता है, और पिघलाए जाने के बाद उनको इन्हीं पाइपलाइन के थ्रू आगे पहुँचाया जाता है। नाउ नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। अब कौन कौन से हमारे पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क हैं? फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन अपर आसाम टू कानपुर उत्तर प्रदेश वाई गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। ये जो हैं ऑयल फील्ड हैं, असम से लेकर के कानपुर तक ये पाइपलाइन डाली गई है, और बीच में से गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद से होते हुए ये कानपुर जाती है। उसके बाद सेकंड जो हमारी पाइपलाइन है नेटवर्क इसका, फ्रॉम सलाया इन गुजरात। सबसे पहले तो सलाया कहाँ पे है? गुजरात में है। टू जलंधर इन पंजाब, गुजरात से लेकर के पंजाब तक, बाय विरमगांव, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत, यहाँ से होती हुई ये जो है पंजाब तक पहुँचती है। गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, गुजरात से लेकर के ये जगदीशपुर तक जाती है। थर्ड जो पाइपलाइन है वाई विजयपुर इन मध्य प्रदेश से होते हुए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। ये हमारा नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसको जो नेशनल वाटरवेज हैं इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नेशनल वाटरवेज नंबर 1, नेशनल वाटरवेज नंबर 2, नेशनल वाटरवेज नंबर 3। देखिए द रिवर गंगा बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया में जो वाटरवेज है उसको नंबर 1 पे रखा गया है। ब्रह्मपुत्रा रिवर बिटवीन सादिया एंड धोबरी, उसको 2 नंबर पे रखा गया है। द वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, और इसको 3rd नंबर पे रखा गया है। अब वाटरवेज क्या होते हैं? दे आर द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ते साधन हैं ये यातायात के। दे आर नॉट ओनली मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बट फुल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्सो। अब जो वाटरवेज हैं ये सिर्फ हैवी मतलब भारी और कठोर सामान को ही लंबी लंबी दूरी तक नहीं पहुंचाते, बल्कि ये हमारे जो ईंधन की भी कम खपत करते हैं, और इसके अलावा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ। भारत में जो इनलैंड नेविगेशन किया जाता है
वो कितना है 14,500 किलोमीटर, और आउट ऑफ दीज ओनली 5,685 किलोमीटर आर नेविजिएबल बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स. द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल हाईवेज बाय द गवर्नमेंट. अब कुछ नेशनल हाईवेज बताए गए हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इनको बताया गया है. द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया. गंगा नदी इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में, इसको नेशनल वाटरवेज नंबर 1 दिया गया है. द ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है उसको बिटवीन सादिया एंड दुबरी, इसको नेशनल हाईवे नंबर 2 दिया गया है. और द वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, इसको नेशनल वाटरवेज नंबर 3 दिया गया है. अब इसके बाद भारत में मेजर सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से सी पोर्ट्स होते हैं, समुद्री बंदरगाह हैं. सबसे पहले है कांडला. देखिए आगे लास्ट में जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो हम लोग इन्हीं पोर्ट्स को मैप की हेल्प से करेंगे, ठीक है. तो इसको ध्यान से देख लीजिए. इनमें से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में या मल्टीपल चॉइस में. देखिए मैप में भी पूछे जाते हैं. कांडला, हल्दिया सब्सिडरी पोर्ट है ये. मुंबई, विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है. तो ये पूछा जा सकता है कि लैंड लॉक्ड कौन सा है, ठीक है. तो इसको ध्यान में रखिएगा. कोची, ट्यूटिकोरिन नेचुरल हार्बर है यहाँ पे. और कोलकाता जो है वो इनलैंड रेवरिन पोर्ट है. इनलैंड रेवरिन पोर्ट कौन सा है, कोलकाता है. अब मेजर सी पोर्ट्स. With a long coastal line of 7,516.6 km, India is dotted with 12 major and 187 notified non-major ports. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज हो गया है कि मेजर पोर्ट्स कितने हैं भारत में. 12 हैं, 12 हैं, और नॉन मेजर्स हैं 187. These major ports handle 95% of India's foreign trade. और यही जो मेजर पोर्ट्स हैं यहाँ से भारत का 95% जो विदेशी व्यापार है वो किया जाता है. कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, नाहवा सेवा भी इसको बोला जाता है, ठीक है. जवाहरलाल नेहरू, नाहवा सेवा, मारमा गोवा, न्यू मैंगलोर एंड कोची आर द मेजर पोर्ट्स लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट. तो ये सारे के सारे आपके पश्चिमी तट पर स्थित हैं. एंड कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नौर एंड ट्यूटिकोरिन आर द मेजर पोर्ट्स लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. ये पूर्वी तट पर स्थित हैं. मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विद द स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर. इट ट्रूली मेक्स मुंबई द गेटवे ऑफ इंडिया. अब मुंबई जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है विद द स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेटर्ड हार्बर. और इसमें प्राकृतिक रूप से एक बहुत अच्छी तरह से वेल शेटर्ड है, मीन्स बंदरगाह यहाँ पे बनाया गया है. इट ट्रूली मेक्स मुंबई द गेटवे ऑफ इंडिया. इसने वास्तव में मुंबई को भारत का गेटवे ऑफ इंडिया बनाया है. अब आपके पास आता है एयरवेज. एयरवेज क्या होते हैं. वायु परिवहन इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट prestigious mean of transport. It links remote areas that are inaccessible, dry desert, dense forest and also long oceanic stretches easily. देखिए सबसे तेज और सबसे प्रेस्टिजियस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इसको माना जाता है. और ये हमारे देश के जो रिमोट एरियाज़ हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पहुँचना बहुत दुर्बल होता है, जैसे डेजर्ट का एरिया है, डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल हैं, और इसके अलावा ओशियनिक स्ट्रेचेस हैं, उन पे इनकी हेल्प से आसानी से पहुँचा जा सकता है. द एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1953. तो आपको ये पता होना चाहिए कि एयर ट्रांसपोर्ट कब इसका राष्ट्रीयकृत किया गया था, 1953 में. एट प्रेजेंट इंडियन एयरलाइंस private scheduled airlines and non-scheduled operators provide domestic air services while Air India provide international air services. अब देखिए इसका सबसे पहले तो राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 में, 1953 में.
और वर्तमान में इंडियन एयरलाइंस और अलायंस एयर सब्सिडरी ऑफ इंडियन एयरलाइंस, प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस एंड नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विसेज। ये जो आपको ऊपर बताई गई हैं, इंडियन एयरलाइंस और अलायंस एयर जो है वो डोमेस्टिक एयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, मीन्स घरेलू वायु सेवाएं प्रोवाइड करती हैं। वाइल एयर इंडिया, जो एयर इंडिया है, प्रोवाइड्स इंटरनेशनल सर्विसेज, ये अंतर्राष्ट्रीय सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सर्विसेज इंडियन एयरलाइंस ऑपरेट्स ऑल्सो एक्सटेंड टू द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड द मिडल ईस्ट। इंडियन एयरलाइंस जो है वो हमारी नेबरिंग कंट्री में, जैसे साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया में और मिडल ईस्ट में भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। टाइप्स ऑफ मेल। मेल जो है वो 2 टाइप की होती है, फर्स्ट क्लास मेल और सेकंड क्लास मेल। कार्ड्स, एनवेल्प, इनको फर्स्ट क्लास मेल में इंक्लूड किया जाता है, और सेकंड क्लास में बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। देखिए, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक ऐसा साधन होता है जिनके द्वारा हम अपने विचारों को, आइडियाज़ को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। एट प्रेजेंट पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। देखिए, पर्सनल कम्युनिकेशन, व्यक्तिगत संचार, और मास जन संचार साधन बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन है हमारी कंट्री में कम्युनिकेशन की। Parcel as well as personal written communication are handled by the Indian Postal Network। जो भी पार्सल वगैरह होते हैं और पर्सनल जो रिटर्न होता है, वो सब का सब जो काम है कम्युनिकेशन का, वो आईपी द्वारा, इंडियन पोस्टल नेटवर्क के द्वारा पूरा किया जाता है। दिस नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये जो नेटवर्क है वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। कार्ड्स एंड एनवेलप्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल। कार्ड्स होते हैं, एनवेलप्स जो होते हैं, इनको फर्स्ट क्लास मेल बोला जाता है। और सेकंड क्लास मेल इंक्लूड्स बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। और इसमें सेकंड क्लास में ये भी आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट क्लास जो मेल है उनमें किसको शामिल किया जाता है, और सेकंड क्लास जो मेल है उनमें किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स आर इंक्लूड इन द सेकंड क्लास मेल। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन सिटीज़ एंड लार्ज टाउन, 6 मेल चैनल्स। अब पूरे के पूरे टाउन्स में, कस्बों में और शहरों में मेल को सेंड करने के लिए 6 मेल चैनल्स बनाए गए हैं, जिनके नाम क्या क्या हैं? कितने चैनल बनाए गए हैं? 6 मेल चैनल बनाए गए हैं। नेमली राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल हैव बीन इंट्रोड्यूस। ये 6 मेल चैनल्स मेल्स को सेंड करने के लिए बनाए गए हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया, और एशिया में भारत का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है। एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस, over 2/3 of the villages in India have already been covered with STD facilities। अब अर्बन एरियाज को छोड़ के पूरे का पूरा जो गांव है भारत में, वहाँ STD फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविजंस एंड दिस हैज़ रिजल्टेड इन अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर फैसिलिटीज़ टू द कस्टमर्स। और गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रावधान बनाए हैं ताकि जो कस्टमर हैं, जो उपभोक्ता हो, उनको अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। नाउ मोड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं, मतलब कौन कौन से साधन होते हैं? दैट इज़ रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगज़ीन, बुक्स, फिल्म्स एट्सेट्रा। Mass communication, which includes radio, television, newspaper, magazines, and films, play a vital role in providing entertainment and creating awareness among the people about various national programs and policies। देखिए, मास कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है? जब एक न्यूज़ बहुत बड़े लेवल पर सभी लोगों को एक साथ पहुंचती है, इसको मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों का एंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करना, और लोगों में जितनी भी
नेशनल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ हैं, जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियाँ बनाई जाती हैं, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, उन लोगों को जागरूक करना है। नाउ ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी एंड दूरदर्शन, द नेशनल टेलीविज़न चैनल ऑफ इंडिया ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स ranging from entertainment to education and sports for people of different age groups. अब ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ऐसे चैनल्स हैं जो कि अलग अलग किस्म के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ये मनोरंजन से लेकर के एजुकेशन और खेलों से संबंधित प्रोग्राम भी प्रेजेंट करते हैं, और इसमें हर आयु ग्रुप के जो लोग होते हैं उन सब के लिए प्रोग्राम्स यहाँ पे दिखाए जाते हैं। अब हम लोग करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेड, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग कंट्रीज, देखिए जब वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में लेन देन किया जाता है तो इसी को इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। एक्सचेंज में टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट्स, और ये जो लेन देन होता है ये जल मार्ग, थल मार्ग और वायु मार्ग कहीं से भी किया जा सकता है। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री लीड्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक पैरामीटर ऑफ अ नेशन। देखिए, जब इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है तो इससे एक देश की आर्थिक जो समृद्धि है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसी को इकोनॉमिक पैरामीटर्स कहा जाता है। ड्यू टू द डिफरेंस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इंटरनेशनल ट्रेड इज एसेंशियल अमंग नेशन। देखिए, अब हर एक देश में अलग अलग चीज़ें उपलब्ध होती हैं, अलग अलग साधन उपलब्ध होते हैं, तो इन्हीं रिसोर्सेज के कारण इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो राष्ट्रों के बीच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। आयात और निर्यात व्यापार के दो घटक हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज टर्म्ड एज द बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, आयात और निर्यात का बीच का जो अंतर होता है, उसको बैलेंस ट्रेड कहा जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इसको कहा जाता है। इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस हेल्प हर टू इम्पोर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ अदर कंट्रीज टू इम्प्रूव इट्स ऑन प्रोडक्शन। अब भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो हेल्प करता है दूसरी कंट्रीज़ की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको अपने देश में ले आने से हमारा जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा सुधारा जा सकता है। और अमंग द कमोडिटीज़ इन एक्सपोर्ट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स हैज़ बीन 9.9%, ऑर्स एंड मिनरल्स 4.0, gems and jewelry 14.7%, petroleum products 16.8% in 2010 and 11। अब भारत से काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं वो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे दूसरे देशों से इंपोर्ट की जाती हैं। नाउ टूरिज़्म एज अ ट्रेड। टूरिज़्म क्या होता है? पर्यटन एक व्यापार के रूप में। टूरिज़्म इन इंडिया हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। लास्ट 3 डिकेड्स से जो ये पर्यटन है इसने भारत में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्नति की है। Foreign tourists' arrival in the country witnessed an increase of 11.8% during the year 2010 as against the year 2009। अब अलग अलग टाइम पे यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। More than 15 million people are directly engaged in the tourism industry for heritage tourism, eco-tourism, adventure tourism, culture tourism, medical tourism and business tourism। और हमारे देश के 15 मिलियन लोग जो हैं वो डायरेक्टली रूप से पर्यटन का जो इंडस्ट्री है इसमें लगे हुए हैं और इसी से ज़्यादा बेनिफिट कमाते हैं। अब हमने इस चैप्टर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में देखा था, अब इसको हम लोग मैप की हेल्प से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट
आपको दिया गया है यहाँ पे राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये आपका अमृतसर में है। और दूसरा जो है वो अमृतसर में है। हाँ जी, तो पहला हमारा जो ये आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका अमृतसर में है, जिसका नाम है राजा सांसी। ठीक है, राजा सांसी अमृतसर में है। ये आपको मैप में भी फिल करके देखना है। दूसरा आपके पास आता है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पे है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है आपका दिल्ली में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये आता है आपका दिल्ली में। ये आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, राजा सांसी अमृतसर में है। और इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि कोलकाता में है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कोलकाता में है। उसके बाद हम चलते हैं छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है वो है आपका मुंबई में। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई में है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपका हैदराबाद है और यहाँ पे आता है आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है चेन्नई में मीनाम बक्कम चेन्नई में मीनाम बक्कम। तो ये सारे के सारे जो एयरपोर्ट आप लोगों को दिखाए गए हैं, इनको ध्यान से करेंगे और अपना अपना मैप भी फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सी पोर्ट्स। आपको पता है कि सी पोर्ट्स वहीं पे होंगे जहाँ पे हमारा सी का एरिया होगा, कोस्टल होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ सी पोर्ट हमारे ईस्टर्न साइड में है, कुछ हमारे वेस्टर्न साइड में है। पहले हमारे जो ईस्टर्न साइड के हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारा पूर्वी दिशा में, पूर्वी तट की ओर हल्दिया है। ठीक है, सबसे पहले हल्दिया है। दूसरा जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। दूसरा आपके पास आता है पारादीप, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा में पारादीप है। उड़ीसा में आपका पारादीप आता है और इसकी कैपिटल क्या है उड़ीसा की? भुवनेश्वर। ठीक है, पारादीप जो है वो उड़ीसा में आता है, भुवनेश्वर में आता है। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है विशाखापट्टनम, जो कि है आपका तेलंगाना में, जो कि है आपका तेलंगाना में। ठीक है, विशाखापट्टनम। उसके बाद हमारे पास आता है चेन्नई, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। और यहीं पे एक और आता है आपका ट्यूटिकोरिन लास्ट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, ध्यान से देख लीजिए इसको। और एक आता है कोची। अब हम वेस्ट साइड में आ गए हैं। ठीक है, वेस्ट साइड में केरला में ही आपका कोची है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर ये आपका कर्नाटका में आता है, न्यू मैंगलोर। उसके बाद आता है मार्मा गोवा। ये आपको पता है कि छोटी सी स्टेट है हमारी गोवा, वहीं पे है मार्मा गोवा। ये तो इजी से याद रह जाएगा गोवा के नाम से, मार्मा गोवा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कांडला। कांडला जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेजर एयरपोर्ट्स। तो ये हमारा आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को ये सारे के सारे सी पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं वो अच्छे से मैप में फिल करने आने चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।